जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा से पहले एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, जिस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं, इस मॉडल पेपर के हर एक विषय के यानी कि चारों विषय के सभी सवालों को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी तैयारी में साथियों 4 चांद लग जाएंगे। आपकी तैयारी साथियों इस एकमात्र मॉडल पेपर से इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो वाकई में एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेना साथियों, तो इस पूरे मॉडल पेपर का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। और सबसे पहले तो साथियों हिंदी के मैं आपको करवाने वाला हूं टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन। इसमें से आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 13 से 14 का तो होना ही होना चाहिए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मुझे बताइए। देखिए, प्रणम कोई शब्द नहीं होता, प्रणाम भी साथियों नहीं होता। प्रस्ताव की अगर बात करें या प्रणाम की बात करें, मैं कहूंगा प्रणाम शब्द जो होता है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाले की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द साथियों स्त्रीलिंग है, मुझे बताइए। देखिए, किसी शब्द में अगर कैसी आ जाए तो वो कैसा शब्द हो जाता है, एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो हाथी कैसा है, पानी कैसा है, आत्मा कैसी है, दही कैसा है। तो मैं कहूंगा आत्मा शब्द जो यहां पर है साथियों ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए, तत्सम शब्द के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अगर बात करते हैं साथियों कुत्ते की तो ये तद्भव है, और पिल्ले की तो ये तद्भव है, और कुकुर की अगर बात करें तो ये भी तद्भव है। लेकिन कुकुर की अगर बात करते हैं तो साथियों ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुवाद में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अनुवाद में अनु धन्यवाद इसका संधि विच्छेद होगा, अनु क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो अनु कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होगा, तो बिल्कुल साथियों प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति ही होता है। अगला सवाल देखिए कि त्रुटि सूचक विराम चिन्ह इसमें से कौन सा है। देखिए, तो त्रुटि सूचक विराम चिन्ह नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में आपको विराम चिन्ह नजर आ रहा है ये एक त्रुटि सूचक विराम चिन्ह है। उसके बाद देखिए सेवक का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए, पर्यायवाची की अगर बात करें सेवक के तो इसको भृत्य कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है कि चपल का साथियों विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। चपल की अगर बात करें ना, चपल का विलोम साथियों क्या होगा। देखिए, वाचाल चंचल उद्यमी नहीं कह सकते, गंभीर कह सकते हैं। हाँ भाई, चपल का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, गंभीर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सब्ज बाग दिखाना ये मुहावरा एसएससी जीडी में पिछले कई सालों में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, लेकिन इसका सही जवाब बताने से पहले आप इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग क्या कर लीजिए साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अब आने वाले समय में एक ऐसे कंटेंट ऐसे क्वेश्चन साथियों बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराने वाला हूं जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और ये मॉडल पेपर साथियों उनमें से एक ऐसा मॉडल पेपर है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए डेली क्लास होती है साथियों। आप इस अगर डेली क्लास को देखते और अपने एग्जाम तक देखते रहेंगे तो मेरा मानना है आपकी तैयारी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि कोई भी एग्जामिनर जितना कठिन एसएससी जीडी का पेपर बना दे, आप टारगेट सिलेक्शन स्टूडेंट हो साथियों, मेरा मानना है कि उस पूरे पेपर को आप बहुत शानदार तरीके से हल कर डालोगे। 95% आप साथियों पूरा पेपर हल कर डालोगे। 5% आपको जो दिक्कत लगेगी वो जीके में ही लगेगी, और जीके में साथियों बात करें तो लगना भी चाहिए। जीके में साथियों कोई दिक्कत नहीं, अगर 20 में से आप 16 सवाल सही कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन नहीं साथियों, मैं आपको हिंदी में इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि 20/20 आपके, रीजनिंग में मैं आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा कि 20/20 सही होंगे, और मैथ में इतना आपको महान बना दूंगा कि 20/20 आपके सही होंगे। तो अगर यहां से साथियों 60 आपके आ गए, और मान लेते हैं साथियों वहां से अगर आपके 14 भी प्रश्न आपने सही कर दिए जीके में, तो 74 आपका। 74 अगर प्रश्न आप सही कर देते हो तो कोई दुनिया का ऐसा नहीं होगा एग्जामिनर जो आपको साथियों हरा सके। खैर, अब बात करते हैं सब्ज बाग दिखाना। इस मुहावरे का मतलब होता है लालच देकर उल्लू बनाना। तो जिनका आंसर यहां पर ए था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ये विडौजा शब्द साथियों बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहा जाता है कि विडौजा का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये इंद्र का पर्यायवाची है साथियों विडौजा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से एक है तद्भव शब्द बता दीजिए। देखिए, रेखा की अगर बात करें तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है। पांत की अगर बात करें आपका तद्भव है।
पंक्ति की बात करें तो ये आपका साथियों तत्सम है। उसके बाद देखिए इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये भी आपसे डिक्टो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए रसा का पर्यायवाची एक तरीके से रत्न गर्भा कहते हैं, अचला कहते हैं, धरित्री कहते हैं, लेकिन साथियों तमिश्रा नहीं कहते, नहीं कहते हैं, तो ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाहूत उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अनाहूत कहा जाता है जिसे बुलाया ना गया हो। उसके बाद देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य साथियों बताइए मुझे कौन सा है। तो अगर बात करते हैं मैं आज बहुत दुखी हूं, मैं आज भारी, देखिए भारी दुखी नहीं होगा, ये यहां पर क्रम गलत है। मैं आज बहुत दुखी हूं, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उद्धत का साथियों उपसर्ग आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो उद्धत का अगर आपके एग्जाम में उपसर्ग पूछा जाए तो आपको उत बताना है और नीचे हलंत भी लगा होना चाहिए, बात आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ऋषि का साथियों स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? ऋषिणी हो जाएगा नहीं, ऋषिपल्ली हो जाएगा नहीं, ऋषिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऋषिका हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें अभी हम लोग देखेंगे जीएस के सवाल, उसके बाद देखेंगे रीजनिंग के सवाल, उसके बाद देखेंगे साथियों मैथ के सवाल और आपके ये हिंदी के सवाल तो साथियों चल रहे हैं। तो एक ऐसा मॉडल पेपर आपको साथियों मैं दे रहा हूं जो एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, ये होना चाहिए, या अपने दुश्मनों कर्मों के लिए अपने कलेजे पर हर हाथ रखता है, नहीं, असमंजस में पड़ जाता है, नहीं, फूट फूट कर रोता है, नहीं। साथियों मैं कहूंगा कि यहां पर जो आपका पूरा होना चाहिए ना, यहां पर क्या होगा पता? आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, ये यहां पर आना चाहिए। तो मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हो और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है पत्र का अनेकार्थी बताइए मुझे क्या होगा। देखिए पत्र को जल थोड़ी ना कहते, पत्र को पत्ता कहते हैं, तो पत्ता कहते हैं, पत्र का अनेकार्थी यही हो जाएगा। अंजर पंजर ढीले करना आप भी अक्सर बोलते होंगे कि भाई तेरे तो मैं अंजर पंजर ढीले कर दूंगा, इसका मतलब क्या होता है? पिंजरे की मरम्मत करना, नहीं साथियों। उसके अलावा पिंजरा खाली करना नहीं, बुरी तरह मारना। अगर आप किसी को मारना चाहते हो तो आप उससे कहते हो भाई तेरे अंदर अंजर पंजर ढीले कर दूंगा, बुरी तरह मारना, एक तरीके से इसको कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मुझे बताइए। देखिए ये बहुत इस टाइप के सवाल अब आपसे बहुत पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा तत्सम है, इनमें से कौन सा तद्भव है, तो आप कैसे साथियों जवाब दोगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो पढ़ने में कठिन लगे, जो पढ़ने में कठिन लगे साथियों वो आपका तत्सम होता है, और जो पढ़ने में साथियों आसान लगे वो आपका तद्भव होता है। ये चीर थोड़ा सा कठिन है क्योंकि छा यहां पर आ गया है, तो ये तत्सम है, ठीक है ना, तत्सम है। मयूर भी आपका तत्सम है। सफेद की अगर बात करें, और एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं जिनको हम बहुत ज्यादा बोलते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा आप कौन सा शब्द बोलते हो? सफेद ही तो बोलते हो भाई, मयूर थोड़ी ना, मोर बोलते हो, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा सफेद आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, अब आपके साथियों जीएस के मैं क्वेश्चंस लाया हूं, कितने? एकदम टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको साथियों 11 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। मतलब 10-11 से नीचे आपका स्कोर नहीं जाना चाहिए, ऊपर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए देखिए साथियों, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, ये तो संतूर वादक है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से कहां पर किया जाता है? एक ऐसा नृत्य आ जाए जिस किसी नृत्य के अंत में अट्टम लगा हो, तो वो नृत्य कहां पर किया जाता है? हमेशा वो नृत्य साथियों केरल में किया जाएगा। ये पॉइंट, ये ट्रिक आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो मोहिनी अट्टम नृत्य कहां किया जाता है साथियों? केरल में किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि कला, यानी कि कौन सी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों मधुबनी की, तो मधुबनी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है, यानी कि भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन इनका नाम है, और मकबूल फिदा हुसैन को ही भारत का पिकासो के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? कौन से त्योहार की बात चल रही है साथियों? ड्री त्योहार की यहां पर बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश में साथियों ये त्योहार मनाया जाता है, जिस त्योहार का नाम क्या है साथियों, ड्री त्योहार इस त्योहार का नाम है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो साथियों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो विश्व साक्षरता दिवस की अगर बात करते ये साथियों 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को साथियों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को साथियों अगर आप लाइक कर देंगे तो अगला मॉडल पेपर में बहुत जान लगा के बनाऊंगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा, बहुत शानदार, बहुत चुनिंदा प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और जब मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तभी तो मैं आपके लिए अच्छे से काम कर पाऊंगा और एनर्जी से काम कर पाऊंगा और मेहनत से काम कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। देखिए हिंद स्वराज ये एक पुस्तक है और ये एग्जाम में सैकड़ों बार साथियों पूछी जा चुकी है कि हिंद स्वराज नाम की ये पुस्तक किसकी पुस्तक है। तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। महात्मा गांधी जी ने ही साथियों लिखे थे हिंद स्वराज नामक ये पुस्तक। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार ये किस क्षेत्र से संबंधित है मुझे बताइए। तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है, यानी कि ये पुरस्कार की अगर बात करते हैं लोक प्रशासन से संबंधित है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये लिखी। तो ये पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है साथियों, महात्मा गांधी जी हैं। यानी कि महात्मा गांधी जी की एक पुस्तक है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। तो किनकी बात चल रही है साथियों, ठीक है ना, पियरे क्यूरी की बात चल रही है साथियों। इन्होंने 2 अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तो साथियों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो ये किस पहलू से संबंधित है साथियों, ये तो चुनाव से संबंधित है। जो भी 324 से लेकर साथियों 329 तक अनुच्छेद है, इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं इनमें चुनाव का जिक्र हुआ है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। तो क्या अगर बात करें साथियों, राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 18 है, जिसके तहत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया था। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने शुरू किया था। तो यह महाड़ सत्याग्रह जो शुरू हुआ था यह महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, 1935 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू हुआ था। यह बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों 1941 में, तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो किस राज्य में प्रारंभ किया गया था साथियों, बिहार में प्रारंभ किया गया था। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था बताइए। तो किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो किसे दिया गया था साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो मैं कहूंगा आप का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा
का हिस्सा बनता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? नाथुला दर्रा की बात चल रही है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है यहां पर। अब अगर बात करें आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। आपने हिंदी के सवाल देखे, आपने साथियों सामान्य ज्ञान के सवाल देखे, अब आप यहां पर देखेंगे रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है, यानी कि दर्पण को यहां पर रखा गया है। अगर दर्पण यहां पर रखा गया है तो ये FR4PW5 ये दर्पण में कैसे दिखेंगे, मैं आपको साथियों समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए दर्पण है, अगर दर्पण में ये ए रखा है, दर्पण में ए को देखना है तो ए जैसा है वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर बात करते हैं बी दर्पण में आप देखेंगे तो बी कैसा दिखेगा, बी ऐसा दिखेगा साथियों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों इस सवाल की तरफ। देखिए अब एक पॉइंट ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सबसे अंत में होता है ना वो दर्पण में सबसे पहले दिखता है। इसका मुंह किस तरफ है, दाईं तरफ है, इसका मुंह साथियों किस तरफ हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। ऐसे करके W जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। P का मुंह दाईं तरफ है साथियों, बाईं तरफ हो जाएगा। 4 का मुंह बाईं तरफ है साथियों, किस तरफ हो जाएगा, दाईं तरफ हो जाएगा। उसके बाद R का मुंह दाईं तरफ है, किस तरफ हो जाएगा साथियों, बाईं तरफ हो जाएगा। F का मुंह दाईं तरफ है, कैसा हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों ऐसा आपको कहां पर नजर आ रहा है बताइए साथियों। हाँ ये तो साथियों दर्पण है, इसको ना जोड़िएगा। ऐसा कहां पर साथियों आपको नजर आ रहा है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहां पर अगर बात करें जैसे 77 से यहां पर 11 बना दिया गया है वैसे ही 259 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है मुझे बताइए। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। वो लॉजिक ये है कि भैया 77 को अगर हम 7 से भाग दे देते हैं तो 11 आ जाता है। तो क्या इसको भी साथियों 7 से भाग दें, देख लेते एक बार 7 से भाग करके। 7 तियां कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 4 बचेगा ये आपका 49 हो जाएगा। 7 सत्ते 49 तो 37 यहां पर आया। अब आपको इतना देखना है कि 37 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में है तो मैं कह सकता हूं जैसे 77 से 11 बनाया वैसे ही 259 से मैंने 37 बना दिया। आंसर जिनका भी बी है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। देखिए यानी कि सी बी का भाई है। तो अगर बात करते हैं साथियों बी आपका ये हो गया। बी का भाई कौन है साथियों, बी का भाई सी है, यानी कि सी जो है ना ये पुरुष है, ठीक है, क्योंकि कह रहे भाई बी का भाई सी है, इतनी बात आपको ध्यान रख। उसके बाद कहेंगे डी ई के दादा या नाना है। उसके बाद कहेंगे डी की बहू बी है। तो डी की बहू कौन है साथियों, डी की बहू बी है, यानी कि मैं कह सकता हूं देखिए अब यहां पर अगर बात करें डी की बहू, डी ये हो गई। अच्छा डी की बहू बी होगी, कैसे होगी, डी का कोई बेटा होगा, डी का कोई बेटा होगा, उस बेटी की शादी बी से हुई होगी तभी तो डी की बहू बी हो सकती है। यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है और ये इनकी मां है और बी का भाई तो सी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि ए ई का पिता है। ए जो है ना ये ई का, अच्छा यहां पर एक चीज देखिए आप लोग, डी ई के दादा है, ठीक है ना, दादा या नाना है। अब अगर मान लीजिए साथियों अगर मान लीजिए साथियों ये डी है, ये उसका बेटा है। अच्छा बेटे का बेटा एक तरीके से यहां पर क्या बताया गया है, ई बताया गया। कहा गया है कि ई के दादा कौन है, ई के दादा डी है। अरे भाई ई के पिताजी, पिताजी के पिताजी ही तो दादा होंगे, इतनी सी बात आपको मालूम पड़ गई। अब यहां पर कह रहे हैं कि ए जो है ना ये ई के पिता है, यानी कि इस ई के पिता कौन है, इस ई के पिता ए है, यानी कि डी का बेटा ए है। कहा जा रहा है ना ई के पिता ए, तो ई का पिता ए हो गया। ये दोनों आपस में पति पत्नी है और ये ठीक है ना इनका भाई है। उसके बाद कहने के सी का ई से क्या संबंध। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, अब कई सारे लोग यही नहीं बता पाते हैं सी का ई से क्या संबंध है। वो कभी कभी सी का ई उल्टा कर देते। तो आपको कुछ नहीं, आपको देखना है जहां पर से लिखा हुआ है उससे पहले जो लेटर आया है आपको ये देखना है कि ये बंदा क्या कहेगा इसको, यानी कि ये ई क्या कहेगा साथियों इसको, ये ई क्या कहेगा इसको। ये तो इसकी माता है बी, माता का भाई है, तो आपकी माता का भाई कौन होगा, आपका मामा ही तो होगा। तो मैं कह सकता हूं सी का ई से क्या संबंध है, मामा का संबंध है, तो मामा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर डी है मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में SIN
GER को क्या लिखा जाता है, TKROUX लिखा जाता है। कहने के उसी कूट भाषा में ROOKIEO क्या लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये होता है साथियों 19 पर, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, G होता है 7 पर, E होता है 5 पर, R होता है 18 पर। उसी प्रकार यहां पर अगर बात करें, T होता है 20 पर, K 11 पर होता है, R 18 पर होता है, O 15 पर होता है और U 21 पर, और ये होता है आपका 24 पर। अब देखिए ये 19 से 20 हुआ है, यानी कि 2 बड़ा है, 2 नहीं 1 बड़ा है। ये 9 से साथियों 11 हो गया है, 2 बड़ा है, यानी कि पहले 1 बढ़ाया गया, ठीक है ना, उसके बाद साथियों 2 बढ़ाया गया, उसके बाद 14 से यहां पर क्या हो गया, 18 हो गया है, 4 बढ़ा दिया गया। अच्छा ऐसे ऐसे चल रहा है क्या मैटर, तो देख लेंगे यहां पर भी पहले 1 बढ़ाया गया तो R में 1 बढ़ाएंगे, S आ जाएगा। उसके बाद ये 9 से 11 हुआ था, यानी कि 2 बढ़ाया गया था, तो 15 से 2 बढ़ाएंगे, वो 15 पर होता है, 2 बढ़ाएंगे साथियों Q आ जाएगा। SQ यहां पर है और SQ यहां पर है। अब यहां पर साथियों ये N 14 पर है, 14 से क्या हो गया है, 18 हो गया है, यानी कि 4 बढ़ाया गया है। तो O में 4 बढ़ाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, तो S आ जाएगा। मैं कहूंगा S सिर्फ यहां पर है, तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना करेंगे आप स्किप कर देंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आप एग्जाम में होंगे तो इसको आंसर टिक करके अगला बढ़ जाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए सॉल्यूशन देख लीजिए पूरा। साथियों देखिए ये साथियों G 7 पर होता है और ये क्या आ गया है साथियों 15 पर आ गया है, यानी कि कितना 7 से एकदम कितना बढ़ा दिया भाई, बहुत बढ़ा दिया यहां पर तो। अच्छा 8 बढ़ा दिया गया, अच्छा पहले 1 बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, ठीक है ना, और फिर एकदम 4 बढ़ाया गया, फिर 8 बढ़ाया गया। तो समझ रहे हैं ना आप कैसे, मतलब डबल 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 बढ़ रहा है यहाँ पर, डबल डबल डबल। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फिर 16 बढ़ जाएगा, यही होगा, देख लीजिए एक बार अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। 7 से क्या हो गया साथियों, 7 से ये आपका कितना 15, यानी कि ठीक है उतना बड़ा, और ये E होता है 5 पर, ठीक है ना, 5 पर होता है, तो साथियों ये कितना हो गया U, यानी कि 21 हो गया। बिल्कुल साथियों 16 ही तो बड़ा है, अरे भाई 5 से 21 हुआ है तो कितना बड़ा है, तो 16 ही तो बड़ा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का हृदय से है, फेफड़े से है, पित्ताशय से है, अग्नि से है। देखिए गुर्दे के डॉक्टर को एक तरीके से साथियों नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो गुर्दे का इलाज करता है। उसी प्रकार जो हृदय का इलाज करते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो सिंपल सी ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में है। देखिए एक सवाल यहां से ऐसा साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, मतलब इन जो 1 2 3 4 5 वर्ड्स आपके सामने हैं, इनको अगर आप अंग्रेजी वर्डमाला के अकॉर्डिंग लगाएं, जैसे डिक्शनरी में लिखे होते हैं, आपको पता होगा कि डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाले वर्ड लिखे होते हैं, फिर ए, ठीक है ना, फिर बी वाले वर्ड लिखे होते हैं, फिर साथियों ABC ऐसे करके लिखे होते हैं ना, ये आपने भी देखा होंगे। तो वही चीज यहां पर आपसे यहां पर पूछी जा रही। देखिए अब मुझे ये बता दीजिए साथियों, क्या मुझे ये बता दीजिए कि देखिए UN यहां पर भी है, UN यहां पर भी है, UN यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है, अच्छा E भी तो है, E भी तो है। तो हम नहीं अभी बता सकते कि कौन सा पहले पर आएगा। अब देखिए V पहले आता है या C पहले आता है, तो मैं कहूंगा C पहले आता है। अब X तो पहले आएगा नहीं, M पहले आता है, तो पहले आपका 2 आएगा, फिर ये M वाला आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए अब X पहले आता है या V पहले आता है, तो मैं कहूंगा V पहले आता है, यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसमें से देखिए साथियों XP यहां पर भी, XP यहां पर भी है, लेकिन पहले L नहीं आता है, E आता है। तो अब साथियों 4 आएगा और उसके बाद आपका 3 आएगा, यानी कि 25 से 143 कहां पर लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को क्या कहा जाए साथियों, यहां पर एक सेकंड, हाँ, काले को भूरा कहा जाए, भूरे को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को पीला कहा जाता है, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होता है। देखिए अगर बात करें स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो यहां पर आप ये देखिए कि लाल को क्या कहा गया है, लाल को हरा कहा गया है, तो आपका आंसर जो होगा वो लाल नहीं होगा, हरा होगा। तो मैं कहूंगा आंसर आपका हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक निश्चित कूट भाषा में TWO को 3 लिखा जाता है, FIVE को 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EIGHT यानी कि 8 को क्या लिखा जाएगा साथियों, मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। 7 लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा या 8 लिखा जाएगा। देखिए सिंपल सा एक लॉजिक यहां पर बनता है, वो आपको लगाना है। 3 लेटर हैं तो 3 लिख दिया गया,
4 लेटर हैं तो 4 लिख दिया गया, 1 2 3 4 5 लेटर है तो 5 लिख दिया जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि जिस प्रकार प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से है, अब जैसे कि प्रिंटर की बात करें ना तो ये हार्डवेयर है, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर साथियों बात करें माउस हो गया यहां पर, ठीक है ना, माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर हैं। तो उसी प्रकार वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर साथियों क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा दिक्कत आपको लग रही होगी इस पिक्चर में, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर कह रहे हैं दिए गए उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यहां पर जी जो है ना, जी ये लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स, बॉयज की बात करें तो बी जो है ना वो लड़के हैं, और एस यानी कि स्टूडेंट बोले तो छात्र हैं। अब देखिए छात्र के अंतर्गत ही तो स्टूडेंट भी आ जाएंगे, और मतलब छात्र के अंतर्गत लड़के भी आ जाएंगे, लड़कियां भी आ जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी लड़के हैं वो सब छात्र हों? नहीं भाई, कुछ छात्र नहीं होते हैं, और कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो वो छात्र नहीं होते। यहां पर अगर बात करें, देखिए बॉयज कह रहे हैं कि बॉयज के अंदर लड़कियां आ जाएंगी, कैसे भाई बॉयज के अंदर गर्ल्स कैसे आएंगी, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर कहा गया है कि बॉयज के अंदर गर्ल्स आ जाएंगे, कैसे, अरे भाई सभी, क्या सभी गर्ल्स एक तरीके से बॉयज थोड़ी ना हो सकती हैं, बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। यहां पर अगर बात करें साथियों स्टूडेंट यानी कि छात्र, सभी स्टूडेंट में तो गर्ल्स आ जाएंगे, लेकिन कहने के बॉयज कुछ ही आएंगे। देखिए ये तो मैं कह सकता हूं कि सभी स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स मान लेते हैं इतने बॉयज वो स्टूडेंट होंगे और इतने बॉयज जो हैं वो स्टूडेंट नहीं होंगे, लेकिन ये बात गलत है। कहने के सभी जो गर्ल्स हैं ना वो सब स्टूडेंट नहीं साथियों, यहां पर भी यही मैटर होना चाहिए जो मैटर हमें यहां पर मिल रहा है। अब ये स्टूडेंट हैं, अब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई कुछ बॉयज, इतने बॉयज जो है ना वो स्टूडेंट हैं, और इतनी गर्ल्स जो है ना वो साथियों स्टूडेंट हैं। बाकी ये गर्ल्स हैं ये स्टूडेंट नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं बॉयज, कुछ स्टूडेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा ये सबसे सटीक आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर अगर बात करें साथियों, अब आपके सामने मैथ के सवाल शुरू हो चुके हैं, तो 10 टॉप लेवल के साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 10 टॉप कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर देखेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को, यानी कि एक कमरा है, क्या है साथियों, अगर बात करें एक कमरा यहां पर बताया गया है जिसकी एक जो भुजा है वो 12 है और एक भुजा क्या है साथियों 15 है, ऐसे करके बताया गया। तो कह रहे हैं कि इस कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी, यानी कि अगर इसमें टाइल बिछाए जाएं साथियों वर्गाकार करके, ऐसे करके, ठीक है ना, तो कहने के उनकी कम से कम संख्या यानी कि कितने टाइल लगेंगे, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर सवाल जो है ना वो साथियों पूछा जा रहा है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, पूरे फर्श पर। तो अगर ये सवाल आपके सामने आता है कि एक कमरा होता है और उस कमरे की लंबाई चौड़ाई दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्गाकार टाइल आ सकते हैं कम से कम, तो आप कैसे निकालेंगे पता, दो संख्याएं आपको दे रखी होंगी 15 और 12 या कोई भी संख्या दे रखी हो, तो सबसे पहले उनका साथियों आप HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो अगर बात करें ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब 5 से अलग कटेगा, 4 से अलग कटेगा, तो यहीं पर हम रोक देंगे, 3 ही हमारा HCF हो जाएगा। अब आपको क्या करना है साथियों, 12 गुणा 15 करना है और नीचे आपको क्या करना है 3 गुणा 3 करना है। अब भाई ये 12 15 कैसे आया, भुजाएं आपको दे रखी हैं, 3 कैसे आया, ये HCF है, 3 गुणा 3 दो बार लिख लिया इसको, 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो 20 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो समझ गए साथियों, अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आपको कैसे करना है ये मैंने आपको साथियों बतला दिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहे कि 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर, क्या साथियों 40 दर्जन केले हैं जो कि 1440 रुपए में यहां पर बेचे जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है साथियों, 20% का लाभ होता है कहा जा रहा है। हाँ
उसके बाद लिखा है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने होंगे। देखिए ये बहुत टॉप लेवल का साथियों क्वेश्चन है, ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या क्या साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। कह रहे कि 40 दर्जन केले 1440 रुपए में अगर बेच रहे हैं, तो अगर हम ये मानकर चलें कि एक दर्जन केले कितने रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो साथियों 1440 की 440 से भाग कराना होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, 4 तियां 12, 24 हो जाएगा, 4 पंज 20, 4 छंग 24, यानी कि 36 रुपए, क्या 36 रुपए प्रति दर्जन, 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से केले साथियों बेचे जा रहे हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि व्यक्तियों को 20% का लाभ होता है, यानी कि 36 रुपए में अगर केले बेचे जा रहे हैं तो 20% का लाभ होगा, यानी कि 120% की जो वैल्यू है साथियों वो कितनी है, वो 36 है। तो जरा ये निकाल लीजिए आप कि कितने रुपए में, 36 रुपए में अगर केले बेचे जा रहे हैं 36 रुपए के प्रति दर्जन, तो कितने रुपए में केले खरीदे गए। 120% की वैल्यू 36 है, 100% की वैल्यू निकाल लोगे, वही आपका क्रय मूल्य होता है। यानी कि 100% की कैसे वैल्यू निकालोगे, 120 नीचे आ जाएगा, 100 ये गुणा में आ जाएगा, 20 पंजे और 20 छंग 6 की अगर बात करें 36, यानी कि 30 रुपए में साथियों केले खरीदे गए हैं। 30 रुपए में केले खरीदे गए थे, 36 रुपए में केले बेचे जा रहे हैं, तो 20% का लाभ हो रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने होंगे। अब देखिए 30 रुपए में केले खरीदे हैं, कह रहे कि अब 30% का लाभ चाहिए है, यानी कि 30 का 130% निकाल दो, 130% निकाल दो, इससे ये कैंसिल हो गया, 13 तियां कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कि 30 रुपए में केले खरीदे गए थे, 39 रुपए में केले अगर बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम 39 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से केले बेचते हैं तो हमें 30% का प्रॉफिट होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि तो 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचे जाएंगे। अरे भाई 39 रुपए में बेच रहे हैं, 20 दर्जन केले कितने में बेचे जाएंगे साथियों, 39 दूना कितने होते हैं, 78, जीरो लग गया, तो मैं कह सकता हूं 20 दर्जन केले 780 रुपए में बेचे जाएंगे। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर डी, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, देखिए ये सभी के सभी मैथ के टॉप कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, कहने कि एक वस्तु को 254.38 रुपए में बेचने पर 10.6% का लाभ होता है। यदि इसे 224.25 में बेचा जाता है तो हानि होगी या लाभ होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देखिए ये पॉइंट में है ना, ये सब संख्याएं पॉइंट में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अगर एग्जामिनर को आसान बनाना होता है इसी प्रश्न को, तो वो साथियों बिना पॉइंट के दे देता है। लेकिन अगर पॉइंट में आपका आ जाता है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए एक वस्तु को अगर 254.38 में बेचा जाता है तो 10.6% का लाभ होता है, यानी कि 110.6% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 254.38 दे रखी है। अगर हम बात करें 100% की कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की कैसे वैल्यू निकालोगे, 254.38 बटे 110.6 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट कराएं साथियों, देखिए ये पॉइंट हटाया हमने, नीचे साथियों 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ये पॉइंट हटाया हमने साथियों, नीचे आप ऊपर आपका 1 जीरो बढ़ गए। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 25,438, 25,438 और 1 जीरो लगा लीजिए, और नीचे आपका क्या आ जाएगा साथियों, 1106 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1106 आ जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट कराना है। जब आप इसको कैलकुलेट कराओगे तो आपके सामने साथियों क्या निकल कर आएगा, आपके सामने क्रय मूल्य निकल कर आएगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को 254 में बेचा जाता है तो 10.6% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, ठीक है ना। क्रय मूल्य आपके सामने, और जब क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, तो आप बहुत आराम से साथियों क्या बता सकते हो, लाभ बता सकते हो। चलिए अब साथियों हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि इस नंबर को काटना है। ये नंबर कैसे कटेगा, ये मैं आपको साथियों समझाता हूं। देखिए अगर ये साथियों कितना है, ये क्या कुछ एक्स्ट्रा यहां पर हो गया है, एक सेकेंड, हाँ नहीं वो तो सब कुछ सही है साथियों। अब इन सबको साथियों हटा देता हूं और इसको सिर्फ आपको क्या करना है, इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए इसको हटा दिया, इसको हटा दिया।
अब देखिए, अब पता आप साथियों ट्रिक से कैसे करेंगे इसकी, अगर भाग की बात करते हैं तो ट्रिक से कैसे करेंगे। ये है 1106 है और ये है तकरीबन साथियों कितना, एक तरीके से अगर बात करें, देखिए इसकी अगर साथियों भाग करें हम, 11 दुना कितने होते हैं, 11 दुना साथियों होते हैं 22, और ये कितना है, ये है 25। तो हमें साथियों थोड़ा सा बढ़ाना होगा, यानी कि अगर हम साथियों लगभग 1106 की गुणा 23 से करते हैं तो देखिए कितना आता है, छेतियां आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना, छेतियां आपका 18 हो गया। और एक तरीके से अगर बात करते हैं यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, दो छंग आपका 12 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए साथियों, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, देखिए वही आ गया 2,54,25,438 और 25,438 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं इसको जब हम कट करेंगे तो यहां पर 23 आएगा, 0 लगा, 0 बढ़ जाएगा। यानी कि अब मेरे एक बात ये समझ में आ चुकी है, इतनी सारी मेहनत करके, इतनी सारी कैलकुलेशन करके 230 आया है, और ये 230 पता क्या है, ये साथियों क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है 230 रुपए, यानी कि 254 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था। तो हमें ये निकालना था कि भैया जो है वो क्रय मूल्य क्या है। तो अब क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है, यानी कि खरीदा है आपने 230 रुपए में, और अब कह रहे हैं कि इसे 224 में बेचा जाता है, तो लाभ बताइए। तो अगर साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए ठीक है ना, अब अगर साथियों बात करें 230 में से अगर हम माइनस करें 224.25 माइनस करें तो तकरीबन 5.75 निकल कर आएगा। इतने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, इतने का प्रॉफिट नहीं हुआ है साथियों, हानि हुई है। अरे भाई खरीदा 230 का, बेच रहे हो 224 कुछ का, तो हानि तो हुई है। कितने की हानि हुई है, 5.75 की हानि हुई है। लेकिन यहां पर अगर बात करें, इसको आपको प्रतिशत में बदल कर बताना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं और नीचे क्रय मूल्य आ जाता है, यानी कि 230 आ जाएगा। ये पॉइंट आपका हटेगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, इस 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको कैसे, आप देखिए इतना तो तय है कि हुआ क्या है, हुआ हानि है, ठीक है ना। तो लाभ नहीं हो सकता, या तो 5% की हानि होगी या 2.5% की हानि होगी। अब अगर बात करें 230, ये तकरीबन 2.5% ही तो है, ये 5 गुना थोड़ी ना है साथियों, ये 2.5 है। तो मैं कहूंगा हानि आपकी जो होगी वो 2.5% होगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। देखिए सवाल थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सवाल आता है और आप इस सवाल को कर जाते हैं तो मेरा मानना है कि हजारों हजार इसको छोड़ कर आएंगे, और वही हजारों हजार लड़के लड़कियां आपसे पीछे हो जाएंगे और आप उनको पछाड़ दोगे एक तरीके से। तो वो कॉन्सेप्ट जो थोड़े से कठिन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। देखिए अब निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए, यानी कि यहां पर आपके सामने एक साथियों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको बताने कि इसमें से साथियों इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए और बताइए कि यहां पर सही जवाब आपका यहां पर साथियों कैसे क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर कहीं पर ऑफ लिखा होगा तो उसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होता है गुणा, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे भाग को, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे गुणा को। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आ जाइए, 3 गुणा 4 भाग 3 और ऑफ, अब यहां पर ऑफ आ गया। देखिए ये तो है ना साथियों, ये तो आपका 3 चौक, सबसे पहले अगर बात करें 3 गुणा 24 आ गया, 3 गुणा 24 आ गया आपका, और ये साथियों भाग कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 आपका आ जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर साथियों सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 तियां 24 तियां कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है ना, 72 हो जाएगा। 72 और भाग ये साथियों ऊपर 12 आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों ये क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस आ गया ना, ठीक है, और आपका 3 आ गया, भाग 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब गुणा अगर बात करेंगे, ये 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, साथियों। उसके बाद साथियों गुणा 2 प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये आपने 6 लिख दिया, या आपने साथियों भाग कर दिया, और इसकी गुणा हो जाएगी, 4 तियां 12, यानी कि यहाँ पर 12 आ गया। तो 6/12 लिख लें, बिल्कुल साथियों 6/12 लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हमारे लिए हो जाएगा। देखिए 6/12 यहाँ पर आ गया, 6/12 मैंने इसको यहां पर लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, यानी कि 1/6 आ गया। और इसकी अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर माइनस का 3 गुणा इसका, ये क्या हो जाएगा साथियों, एक तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा,
और प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 कम 6 6 दूना 12 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब इसको अगले स्टेप में कैसे आप सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको आप साथियों सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी सिर्फ बात कर रहे हैं अभी हम। 2 एकम 2 6 कम 6 कितना हो जाएगा 8 8 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको अगर कट करें 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा और कट करें 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3/1 और 2/3 ये वाला 3 मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 3 9 प्लस आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 11/3 आ जाएगा। तो इसकी अगर बात करें 11/3 को कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3 आ गया, 3 3 9 3 3 9 आ गया, क्या बचा 2 बचा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 सही 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। और 3 सही 2/3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए इसकी बात करते हैं साथियों, एक व्यापारी, क्या लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट 15 रुपए प्रति एक पैकेट की दर से खरीदे। यानी कि उसने 360 पैकेट खरीदे हैं और एक पैकेट कितने रुपए का है, तो 15 रुपए का है, ठीक है ना। उसने, अच्छा आप पहले तो ये बता दीजिए कि उसने कितने रुपए का माल खरीदा है, यानी कि एक पैकेट कितने का है, सॉरी एक पैकेट जो है ना 15 का है और 360 पैकेट खरीदे हैं, तो मैं कह सकता हूं ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसकी जरा आप गुणा ही करा लीजिए, 36 की गुणा 15 से करा लीजिए, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 5 तियां 15 और 3 18 हो जाएगा और यहाँ पर 36 आ जाएगा। ये 0 आ गया, ये कितना आ गया 14 आ गया, ये क्या आ गया साथियों 520, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य निकलेगा वो 520 निकलेगा, 540 निकलेगा। और ये 0 नहीं लगाया था, 0 लगा लीजिए, यानी कि आपने जो सामान खरीदा है वो 5400 रुपए का खरीदा है। अब एक काम करिए, इसको आप हटा दीजिए, इसको आपने क्या किया, इसको आपने हटा दिया। चलिए, यानी कि 15 रुपए की दर से आपने 360 पैकेट खरीदे हैं 5400 रुपए के, और उसमें से कह रहे हैं कि उसने 60% पैकेट जो है ना वो 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचे हैं। अब टोटल की अगर बात करें 360 पैकेट थे टोटल, उसने क्या किया, उसने 360 के 60% पैकेट देखिए कितने के होंगे, 60% पैकेट कितने होंगे, देखिए जरा इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 36 की 6 से गुणा कराए। देखिए बहुत आराम से समझिएगा आप लोग, 18 और 21 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं उसने 210 पैकेट, क्या सॉरी 216 पैकेट जो है ना कितने रुपए की दर से बेच दिए। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं साथियों यहां पर से हटा देता हूं। 216 आपका आया है, ध्यान रखिएगा 216 यहां पर आया है, यानी कि 216 पैकेट उसने जो है, कह रहे हैं ना टोटल पैकेट के 360 पैकेट का 60% निकाला, 216 आया। इसने 216 पैकेटों को 18 रुपए की दर से बेचा है, यानी कि एक पैकेट 18 रुपए में बेचा है, और कह रहे हैं कि प्रति पैकेट की दर से, और शेष पैकेट उसने 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा है। शेष पैकेट कितने बचे, टोटल 360 पैकेट थे, उसमें से 216 पैकेट तो ये वाले 18 के हिसाब से बेच दिए गए, 216। अब बचे कितने साथियों देख लीजिए, यहाँ पर कितने बचे साथियों, 4 आ जाएगा, या आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नहीं साथियों 14 हो जाएगा, यानी कि 144 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 144 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये आपके 144 पैकेट बचे हैं। अब मैं कह सकता हूं 216 पैकेट तो उसने 18 की दर से बेचे, लेकिन 144 पैकेट उसने कितने रुपए में बेचे, एक पैकेट 20 रुपए का बेचा। तो कहने कि इस व्यापार में उसका लाभ कितना होगा, खरीदो थे उसने 5400 रुपए में खरीदे थे। अब यहां पर अगर बात करें, अब साथियों 216 की 18 से गुणा करा लीजिए, ठीक है ना। 216 की जब आप गुणा 18 से कराएंगे तो आपके पास साथियों कितना आ जाएगा, आपके पास 216 की गुणा 18 से कराएंगे, आपके पास यहां पर आ जाएगा 3888। कितना आ जाएगा, 3888 आपके पास आ गया, प्लस 144 की गुणा साथियों, 144 की गुणा आप अगर 20 से करेंगे तो 2880 आ जाएगा, 2880 आ जाएगा। अब आप अगर इन दोनों को साथियों जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 6768 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6768 आपके पास आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपने पूरे पैकेट 5400 रुपए के खरीदे थे और आपने बेचे कितने के, 6768 रुपए में बेचे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इनको घटा लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि लाभ कितना हुआ है, ठीक है ना। तो लाभ की अगर बात करें साथियों, 6768 में से अगर हम घटाएंगे, क्या
6768 में से अगर हम 5400 यहाँ पर घटाएंगे तो आपके सामने साथियों क्या बचेगा, देखिए ठीक है ना, आपके सामने क्या बचेगा साथियों, 8 6 और 3 और 1, यानी कि 1368 आपके सामने बचा। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1368 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर अगर बात करें, बस 1368 की को आपको प्रतिशत में बदल लेना है। कैसे बदलोगे, 1368 गुणा 100 आ जाएगा, नीचे हमेशा क्रम मूल आता है, क्रम मूल 5400 है तो यहां पर क्रम मूल आ गया। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, 9 एकम 9 4 जाएगा 46 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 1 जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 दूना 12 हो जाएगा और 32 हो जाएगा, 6 पंजे आपका 30 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 चौक आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 25.4% का आपको प्रॉफिट होगा। 25.4% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत शानदार था साथियों, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं थी, क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड था, यानी कि एग्जाम में आने वाला साथियों ऐसा सवाल जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें, कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वो संख्या क्या है। वो संख्या हम मान लेते हैं x है। कह रहे कि इस संख्या के 3/4 का मतलब गुणा 80% बोले तो 80/100, ये कितना है साथियों, इसको कैलकुलेट करोगे 63 आएगा, यहां पर कहा गया है। तो संख्या बताए, यानी कि x का मान आपको बताना है। देखिए ये अगर बात करें 20 चौक 80 और 20 पंजे इतना हो जाएगा, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 63 गुणा ये इधर आ जाएगा 5 और आपका ये 3 जो है ना वो नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी कि 21 पंजे कितने होते हैं साथियों, 21 पंजे 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि x बराबर 105 आएगा। 105 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर बी मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पाइप ए और पाइप बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। यानी कि पाइप ए की अगर बात करें और पाइप बी की अगर बात करें, पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है, देखिए खाली कर देता है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। बी उसी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर देता है, और कहने के पाइप सी अकेले टैंक को 4 घंटे में भर देता है, तो ये भर रहा है तो प्लस लगा देंगे, सी जो है ना ये 4 घंटे में साथियों उसको भर देता है। तो कहने के यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 35% भाग कितने समय में लगेगा, मतलब कितने समय में भरेगा। तो हमें यह मालूम करना है कि ए बी सी को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा। ये तो बात की बात है, ये तो निकाल ही लोगे, पहले ये तो निकालो कि पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, अगला स्टेप हम ये करते हैं कि यहां पर एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 16 के पहाड़े में भी आए, 24 के भी, 4 के पहाड़े में भी आए। अब कितनी कितनी बार में कटेगा देख लीजिए, 16 तिया 18, 24 दूना 48 और यहां पर साथियों आपका 12 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 ऐसे करके आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी खत्म करता है, खाली करता है, बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी कम करता है, और 4 1 घंटे में 12 लीटर पानी भर देता है। अब मान लीजिए सी ने 12 लीटर पानी भरा और इन दोनों ने मिलकर 3 और 2 5 पानी खाली कर दिया, तो मैं कह सकता हूं 7 लीटर पानी भरा गया। क्या, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी भरा गया, 1 घंटे में साथियों 7 लीटर पानी भरा गया। अब यहां पर एक और काम आप करिए, अब देखिए ये नंबर पता है क्या होता है, ये टोटल काम होता है। अब यहां पर ये टोटल पानी है, यानी कि टोटल पानी कितना है साथियों, 48 है, 48 है। अब अगर हम साथियों बात करें, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता कि इस पूरे पानी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 48/7 घंटे का साथियों समय लगेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 49 होता तो 7 7 49, मतलब 6 पॉइंट कुछ करके आता, 6.8 घंटे करके कुछ आंसर आएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इस टोटल काम का, टोटल पानी का 35% भरना है। तो साथियों हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 48% का सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, 35% निकालेंगे। अब हमें यह पता क्या प्राप्त हो गया, टैंक का, यानी कि 48 का 35% भाग भरने में कितना समय लगेगा, और 1 घंटे में 7 लीटर भर रहा है, तो इसको भी हमने साथ ही में लिख दिया। अब देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 लग गया। अब 48/20 आपका आंसर आ गया, यानी कि 48/20 घंटे का समय लगेगा। अब इसको और कैलकुलेट करिए साथियों, देखिए 2 से कट करेंगे नीचे 10 आ जाएगा और ऊपर 24 आ जाएगा, और कट करेंगे
करेंगे 12 आ जाएगा, नीचे आपका 5 आ जाएगा। और अगर कट करेंगे देखिए साथियों 5 और 12 है ना, 5 कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 सही 2/5 घंटे का समय लगेगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है 2 सही 2/5 घंटे का समय पूरे टैंक को भरने में नहीं लगेगा, टैंक का 35% भाग भरने में लगेगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए, लिखा हुआ है कि एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि एक कंपनी में अगर पुरुष 5 हैं तो महिलाएं 4 होंगी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक कंपनी में अगर पुरुष 50 हैं तो महिलाएं 40 होंगी। 500 और 40 400 का भी अनुपात हो सकता है। उसके बाद कहने कि यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में, यानी कि पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसके बाद जो पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात बनेगा वो क्या अनुपात बनेगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। इस सवाल की अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों हम लोग, ये जैसे कि मान लीजिए 5x आपका क्या हो जाएगा, पुरुष का अनुपात हो जाएगा और महिलाओं का अनुपात साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक काम करिए साथियों, देखिए 5x हो जाएगा और 4x जो है वो महिलाओं का अनुपात हो जाएगा। अब यहां पर कहा गया है कि पुरुषों के अनुपात में, यानी कि 5x में 16% की वृद्धि की गई है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों 116% हो जाएगा। ठीक है। और अब यहां पर अगर बात करें महिलाओं की संख्या में जो कि 4x है, इसमें साथियों 15% की वृद्धि की गई है, तो 115 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x गुणा 116 बटे 4x गुणा 115, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कट करें, देखिए इस x से ये x आपका कैंसिल हो गया। इसे 5 की अगर बात करें तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये एक जाएगा, 5 3 आपका 15 हो जाएगा। 4 से अगर कट करें 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 जाएगा 36 हो जाएगा, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा। ठीक है। और ये किसका किसका एक तरीके से अनुपात आ रहा था, आप लोगों को भी साथियों मालूम होगा, ये आपका साथियों मेल का अनुपात था, ये आपका फीमेल का अनुपात था। ठीक है ना। तो अब मैं साथियों कह सकता हूं कि मेल का अनुपात 29 है, फीमेल का अनुपात 23 है, यानी कि 29:23 आना चाहिए, जो कि कहां पर है, जो कि साथियों ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 7500 रुपए के अंकित मूल्य पर, यानी कि एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है, 7500 रुपए लिखा हुआ है। कहने कि एक वस्तु यानी कि 7500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2 क्रमागत छूटें दी गई हैं, जिनमें से पहली 10% है और दूसरी भी कुछ होगी 10 20 30 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें सही होगी कहने के, और इसे दोनों छूटें देने के बाद इसको 5805 रुपए में बेचा जाता है, तो दूसरी छूट आपको बताना है कितनी है। अब देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें हम लोग कि यहां पर कैसे हो सकता है, इसको इसके 2 तरीके, एक तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बिना ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। बिना ऑप्शन के करिए थोड़ा सा। देखिए 7500 रुपए की अगर बात करें, इस पर जो पहली छूट दी गई वो मान कह लीजिए लिखा हुआ 10% की दी गई। अगर 10% की दी गई यानी कि इसको 7500 रुपए को 90% में बेचा गया। अगर 20% लिखा होता तो साथ यहाँ पर 80/100 आ जाता। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसको दूसरी भी छूट दी गई है। अब पता क्या होता है, देखिए 10% की छूट दी गई है तो इसको हमने ऐसे लिखा 100 माइनस 10% बटे 100। अब ये क्या हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा ना। तो ये 90 बटे क्या आ गया आपका 100 आ गया, तो ये वही तो 90/100 लिखा हुआ है। अब मान लेते दूसरी छूट क्या है, दूसरी छूट आपकी x% है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 माइनस x/100 ऐसे ही तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो अब कह रहे हैं कि 7500 रुपए पर अगर 2 छूटें दी गई, पहली छूट और दूसरी छूट, तो इसका मूल्य कितना हो जाता है, 5805 रुपए हो जाता है। तो कहने के दूसरी छूट क्या है, दूसरी छूट x है, तो x% का मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए इन 2 जीरो से अगर बात करें ना, इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब एक काम करिए, आप काम ये करिए, क्या काम करिए साथियों, यहां पर आप काम ये करिए कि 75 की गुणा 9 से करा लीजिए। 75 की गुणा 9 से आप कराएंगे, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 7 नीम आपका 63 64 65 66 67, यानी कि यहां पर कितना आ गया, 675 आ गया। अब 675 आ गया और 0 लगा था तो ये 0 लग जाएगा। ठीक है ना, 0 लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें गुणा
100 माइनस एक्स बटे क्या आ जाएगा सातों 100 आ जाएगा, और बराबर एक तरीके से क्या आ जाएगा, बराबर एक तरीके से 5805 आ जाएगा। अब एक काम करिए, देखिए इस 100 की गुणा सातों इससे हो जाएगी, यानी कि ये 100 यहाँ पर आ गया और इसको ये 100 यहाँ से हट जाएगा, ये 100 यहाँ से हट चुका है। अब अगर बात करें अगला स्टेप क्या होगा, ये 6750 जो है ना, ये 6750 सातों यहाँ पर आ जाए, क्योंकि जगह कम है ना तो मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, अगली स्टेप वहीं पर लिखना पड़ रही है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करा लीजिए, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करा लीजिए। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर इसको कट करते हैं तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको अगर कट करें साथियों 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक 0 लगा है ना, ठीक है, तो जब 0 लगा है तो अब 0 यहां पर बढ़ा लीजिए। अब साथियों दोबारा से अगर आप इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 सत्ते आपका 35 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 तियां 15 आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ जाएगा। इतनी बात साथियों आपको समझ में आई, ठीक है ना। अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए अब ये काम कीजिए, इसको 3 से कट कीजिए। इसको 3 से जब आप साथियों कट करेंगे, थोड़ी सी जगह मैं आपके लिए यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए 3 से अगर कट करेंगे तो 3 नीम आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे 3 सत्ते 21 और आपका क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12 हो जाएगा। इसको अगर कट करें साथियों 9 एकम 9, 9 अट्ठे आपका 72 हो जाएगा, 9 ये तो 77 है ना, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 72 73 74 75 76 77 यानी कि 5 जाएगा तो ये 54 हो जाएगा, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दूसरी छूट कितनी निकली है, 86% निकली है, ठीक है ना। तो ये तो x का मान निकला है। अब साथियों पता क्या करेंगे, अब 100 माइनस x आप करेंगे, जैसे कि यहां पर अगर बात करें, ठीक है ना। अब 100 माइनस x यानी कि 100 आ गया, माइनस आपका क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये 14% बचेगा। तो आपका आंसर जो जाएगा वो 14% के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर 14% है तो मैं कहूंगा आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ग्रुप, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसे लगी, आपने इसमें हिंदी के सवाल देखे, सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के सवाल देखे, उसके अलावा साथियों यहाँ पर आपने रीजनिंग देखी, आपने मैथ देखी, साथियों सब कुछ देखा आपने जो जो पेपर में आपके आता है। और मेरा मानना है कि अगर आपकी तैयारी 20 होगी तो अब 21 हो गई होगी, इसीलिए साथियों एक एक सीढ़ी करके आपको सिलेक्शन लेना है। मान लीजिए साथियों, मान लीजिए 25 सीढ़ियां है, हर एक मॉडल पेपर से आप अगर एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तो इस प्रकार की 25 वीडियो से आप 25 की 25 सीढ़ी चढ़ जाओगे, और जब आप 25 की 25 सीढ़ी चढ़ जाओगे तो आप सिलेक्शन के इतने नजदीक हो जाओगे, ये समझ लीजिए जितना, ये समझ लीजिए एक उंगली आपकी दूसरी उंगली से है, यानी कि कोई दूरी नहीं इनको मिलाने पर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 25 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद। तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इन 25 क्लासेस को लेने के लिए एग्जाम से पहले मेरा मानना है कि संपूर्ण सिलेबस में आपका यहीं से कवर कर डालूंगा। और अगर बात करें साथियों प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होगा क्या, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर आपको एक ग्रुप दिखेगा, एक नहीं 2 ग्रुप दिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। पहला काम तो करना है उन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसके नीचे आपको दिखेगा एसएससी जीडी 2025 प्लेलिस्ट, वो क्लासेस होगी, यानी कि अभी तक जितनी एसएससी जीडी 2025 के लिए क्लासेस बन चुकी हैं तो उनको आप लोग देखिए, उनको पढ़ के आपको साथियों रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, जीके जीएस का हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत नजदीक हो जाएंगे। तो ये डेली क्लास चलती है साथियों, डेली इस क्लास में आप लोग आया करिए, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को अपने 2-3 मित्रों के साथ शेयर कर देते हैं तो वाकई में मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।